हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वाया एमसीक्यू। टॉपिक का नाम है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एमसीक्यूज के जरिए आपके कंसेप्ट्स भी रिकॉल कराता हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कौन व्यक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्पेशल ऑडिटर बन सकता है। नॉर्मल ऑडिटर की बात नहीं चल रही। ऑप्शन है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेकंड ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, थर्ड लिखा है एनी सीए हु इज नॉट इन प्रैक्टिस, और डी है बोथ ए एंड बी। तो कंसेप्ट ये है कि अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अफेयर्स गलत तरीके से चलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट करती है, और उसको प्रोविजंस को पढ़ने से आपको रिकॉल होगा कि जो सोसाइटी का अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो भी स्पेशल ऑडिट कर सकता है, या कोई दूसरे सीए को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट। ऑप्शंस है सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, रूल्स फ्रेम अंडर कंपनीज एक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से गवर्न होती है, ए आंसर होगा। थर्ड, द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय हुम। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर है ना शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करता है दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ क्वेश्चन, ऑडिट रेम्यूनरेशन फॉर ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल बी फिक्स्ड बाय। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ना रजिस्ट्रार ही ऑडिटर अपॉइंट करता है और रजिस्ट्रार ही रेम्यूनरेशन फिक्स करता है। पे की एक स्केल फिक्स रहती है, उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन डिटरमाइन होता है। स्केल भी रजिस्ट्रार ही डिटरमाइन करता है, बट फीस पे सोसाइटी करती है। बट यहां पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि फिक्स कौन करेगा रेम्यूनरेशन, तो फिक्स करेगा रजिस्ट्रार। फिफ्थ एमसीक्यू पढ़ते हैं, डैश एक्ट्स confers the power on the registrar to issue direction for the maintenance of books of account। तो फिफ्थ एमसीक्यू में क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट रजिस्ट्रार को पावर देता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का डायरेक्शन दे सके? तो ये ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर नहीं है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ऑप्शन नहीं है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, और जनरल क्वेश्चन में ध्यान में रखते हुए जो रजिस्ट्रार होता है दोस्तों, वो कंपनीज एक्ट में होता है, इसीलिए कंपनीज एक्ट इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू, रिकॉर्ड ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सोसाइटी शेल बी मेंटेन्ड इन विच रजिस्टर। यानी प्रॉपर्टीज जो सोसाइटी के पास है उसका रिकॉर्ड कौन से रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर, लोन रजिस्टर। वेरी इजी, प्रॉपर्टी रजिस्टर। सेवेंथ क्वेश्चन, डिटेल्स लाइक कॉस्ट प्राइस, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शेल बी मेंटेन्ड इन विच रजिस्टर। यानी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स कौन से रजिस्टर में होगी? तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में होगी। एट्थ क्वेश्चन, फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर शेल कंटेन डिटेल्स अबाउट व्हाट। तो टॉपिक का नाम है फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर है, तो वो डिटेल्स फिक्स डिपॉजिट की रखेगा। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट। यहां पे डिपॉजिट का ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। यहां पे डिपॉजिट का मतलब है कि लोगों ने सोसाइटी में डिपॉजिट रखा है, यानी सोसाइटी के लिए वो डिपॉजिट लाइबिलिटी है, उस वाले डिपॉजिट की बात चल रही है। तो कौन सी डेट को डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, उसकी मेच्योरिटी डेट कब है, यानी रीपे कब करना है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सारी डिटेल तो फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर में डालना जरूरी होना चाहिए, इसलिए डी आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ श्योरिटी
फॉर अ लोन गिवन शेल बी मेंटेन्ड इन विच रजिस्टर। हिंदी में क्वेश्चन का मतलब है कि सोसाइटी ने जिसको लोन दिया, उस लोन का जो गारंटी लेता है ना कोई थर्ड पर्सन, उसको श्योरिटी कहते हैं। तो श्योरिटी का डिटेल कौन से रजिस्टर में मेंटेन होता है? तो ऑफकोर्स श्योरिटी रजिस्टर में मेंटेन होगा। 10th क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल नॉट होल्ड मोर देन, यानी सोसाइटी के केस में एक मेंबर के पास अधिकतम कितने परसेंट शेयर हो सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अब हम लॉ में पढ़े हैं क्लास में कि एक मेंबर के पास मैक्सिमम 20% शेयर हो सकते हैं, तो 20% को अपन 1/5 ऑफ शेयर कैपिटल मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 11th क्वेश्चन, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शेल मेक लोन ओनली टू हुम। तो आंसर होगा इट शेल मेक लोन ओनली टू मेंबर्स। तो ए आंसर होगा दोस्तों 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन में आते हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी में मेक लोन्स टू अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम, यानी रजिस्टर्ड सोसाइटी को अगर मेंबर को छोड़कर किसी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन देना है तो उसके लिए उसके किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो आंसर है रजिस्ट्रार से लेनी पड़ती है। तो सी आंसर होगा 12th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13th में, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी में इन्वेस्ट और डिपॉजिट्स इट्स फंड्स वेयर, in any other company, in any other registered society, in all private banks or only on approved modes। तो इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं 5-6 पॉइंट्स होते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव बैंक्स में, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अप्रूव्ड मोड्स भी हैं काफी। तो ये 13th का जो आंसर है दोस्तों, ओनली ऑन अप्रूव्ड मोड्स होना चाहिए। 14th क्वेश्चन, a registered society must transfer minimum dash percentage of profits to reserve before distribution to its members। यानी क्वेश्चन का मतलब हुआ कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले सोसाइटी को अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25%, माय डियर फ्रेंड्स। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन डू चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम हुम। तो मैं आपको क्लास में बताता था कि चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट प्रमोट नहीं करता। कोई भी सोसाइटी मैक्सिमम 10% अपने प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व का अमाउंट रजिस्ट्रार की परमिशन से ट्रांसफर कर सकती है चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो यहां पूछ रहा है अप्रूवल किससे लेनी है, तो रजिस्ट्रार से लेनी है। 15th का आंसर सी। नेक्स्ट आइए दोस्तों 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन बाय अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शेल नॉट एक्सीड हाउ मच परसेंट। तो जैसे अभी मैंने आपको बोला 10%, तो 10% इज द आंसर। 17th क्वेश्चन, if the auditor of the society notices serious irregularities he may submit which report। तो सोसाइटीज में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, सोसाइटी में अगर सीरियस इरेगुलरिटी ऑब्जर्व होती है ना दोस्तों, तो ऑडिटर को, जो सोसाइटी का ऑडिटर है, उसको एक स्पेशल रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास। मैं इसको क्लास में ऐसे पढ़ाया था आपको कि एक शॉर्ट फॉर्म बोला था मैं आपको, डॉक्टर पीएम और फ्रॉड, जिसमें अपन ये सीखे थे कि अगर डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस होंगे, या रेकलेस एडवांसिंग होगी, या पर्सनल प्रॉफिटियरिंग होगी, या मिसमैनेजमेंट होगा, या फ्रॉड होगा, या फिर डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट गलत होंगे, तो ये सब चीजों को सीरियस इरेगुलरिटी बोलते हैं। और सीरियस इरेगुलरिटी के केस में ऑडिटर को स्पेशल रिपोर्ट देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को दोस्तों। तो स्पेशल रिपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। वही क्वेश्चन 18th वीक कनेक्टेड है, स्पेशल रिपोर्ट ऑफ सोसाइटी शैल बी सबमिटेड टू हुम। तो वही बात मैं बोल रहा था कि ये स्पेशल रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगी, रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 19th क्वेश्चन, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर है। पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। माय डियर फ्रेंड्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वो कंपनी लॉ से काफी मिलता जुलता है।
तो उसका जो ऑडिटर होगा वो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस ही हो सकता है, जैसे कंपनीज एक्ट में होता है। तो 19th का आंसर ए होगा। 20th क्वेश्चन, अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रू और फॉल्स? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन का पहला ही पॉइंट है कि बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम ऑडिटर। तो कैन बी अपॉइंटेड लिखा है, ये गलत बात है, तो फॉल्स आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 21, स्पेशल ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अकाउंट्स कैन बी ऑर्डर्ड बाय। मैं इसका बैकग्राउंड आपको पहले एमसीक्यू से ही बताया था कि अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई इरेगुलरिटी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट ऑर्डर कर सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट ऑर्डर करेगी। हम पहले एमसीक्यू में पढ़े थे कि इसके लिए या तो सोसाइटी का ऑडिटर ही स्पेशल ऑडिट करेगा या फिर कोई दूसरा सीए इन प्रैक्टिस स्पेशल ऑडिट करेगा। एक और एडिशनल नॉलेज दे देता हूं, ये स्पेशल ऑडिट केवल उन्हीं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो सकती है जिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 51% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। इन अदर वर्ड्स, वो गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, तभी स्पेशल ऑडिट ऑर्डर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ऑडिटर कैन बी, पहला लिखा है सीए इन प्रैक्टिस, फिर लिखा है सोसाइटी का ऑडिटर हिमसेल्फ। ये फर्स्ट एमसीक्यू का रिपीट है, इसीलिए बोथ ए एंड बी। और नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड ओनली इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स हाउ मच परसेंट। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल ऑडिटर अगर अपनी ऑडिट करेगा तो वो अपनी रिपोर्ट किसको जमा करेगा? तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर अपॉइंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जानी चाहिए। जो अपॉइंट करता है उसी के पास जाती है रिपोर्ट। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पेशल ऑडिटर शेल बी डिटरमाइंड बाय, तो ये इसका भी आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जो सोसाइटी होती है ना केवल, उसमें रजिस्ट्रार के पास ज्यादा पावर्स है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये स्पेशल ऑडिट का पावर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, रजिस्ट्रार के पास है। नेक्स्ट, दो एमसीक्यू और, स्पेशल ऑडिट फीस शेल बी पेड बाय, फीस पे कौन करेगा? तो फीस तो सोसाइटी को ही पे करनी पड़ेगी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि रेम्यूनरेशन फिक्स गवर्नमेंट करती है पर पे तो सोसाइटी को करनी पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन, in addition to audit certificate in prescribed form and various schedules, the auditor of cooperative society in the applicable state has to answer to two set of questionnaires which is called as what? क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन, अपनी ऑडिट रिपोर्ट या अपने ऑडिट सर्टिफिकेट के अलावा ऑडिटर को कुछ कुछ स्टेट्स में दो टाइप के क्वेश्चनियर्स यानी सवालों का बहुत बड़ी लिस्ट का जवाब देना पड़ता है। वो क्वेश्चंस की लिस्ट को, क्वेश्चनियर्स को क्या बोला जाता है? तो आंसर है दोस्तों, उसको ऑडिट मेमो बोला जाता है। ये है आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी से रिलेटेड एमसीक्यू। इस वीडियो में स्पेशल ऑडिट में सीए इंटर ऑडिटिंग सब्जेक्ट में, स्पेशल ऑडिट में कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर और गवर्नमेंट को भी छोड़कर जो दूसरी अदर एंटिटीज होती है, जैसे हॉस्पिटल, होटल, क्लब, सिनेमा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, इन सब की जो ऑडिट्स हैं, उससे ऊपर जो एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट के हैं वो पढ़ाता हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर सोल ट्रेडर टू हैव हिज अकाउंट्स ऑडिटेड except when he is covered by certain special legal provisions. This statement is true or false? यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ऑडिट कराने की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक उसके ऊपर कोई स्पेशल प्रोविजन, कोई लॉ का एप्लीकेबल ना हो जाए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई ऑडिट नॉर्मली मैंडेटरी नहीं होती अनलेस सम स्पेसिफिक लॉ अप्लाइज। तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। सेकंड, एस्पेक्ट्स टू बी वेरीफाइड इन पार्टनरशिप डीड इंक्लूड, ऑप्शंस देखते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड पढ़ने के समय
हमको कौन कौन सी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल ऑन इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल, सेकेंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर, थर्ड पैटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस बाय पार्टनर। सारे ही पॉइंट जरूरी है, सभी को वेरीफाई करना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म must be held and used by the partners dash for the purpose of firm's business। क्वेश्चन का मतलब है कि फर्म की प्रॉपर्टी को पार्टनर्स को किस प्रकार यूज करना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर है फर्म की प्रॉपर्टी को केवल फर्म के बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए, केवल, और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए म्यूचुअली और पार्टली गलत हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली सही होगा। एक्सक्लूसिवली मतलब केवल फर्म के बिजनेस के लिए। फोर्थ पॉइंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अराइज ड्यू टू। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि जर्नल एंट्रीज टैली नहीं होना, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होना। ऐसा क्यों हो सकता है? पहला, लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, थर्ड इंसिस्टेड बाय कंपनीज एक्ट, और डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि आपने डबल एंट्री को फॉलो नहीं किया। डबल एंट्री को फॉलो नहीं किया मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं की, और जब जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे ना तो आपके अकाउंट्स टैली नहीं होंगे, और टैली नहीं होने वाले अकाउंट्स को ही इनकम्प्लीट बोला जाता है। फिफ्थ, इफ द अकाउंट्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब कि कंपनी के अकाउंट्स कहीं डिस्ट्रॉय हो गए थे, या कहीं खो गए थे, या कोई गवर्नमेंट ने छापा मार के ले गई थी, और बड़ी मुश्किल से कंपनी के मैनेजमेंट ने जो जो रिकॉर्ड्स उनके हाथ में अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर जैसा तैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। इस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं, या इस टाइप के अकाउंट्स को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टेड अकाउंट। ऐसे अकाउंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि काफी चीजों की जानकारी मिसिंग होती है, क्योंकि पूरा का पूरा सेट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जितना टूटा फूटा निकल के आ रहा है उसके बेसिस पे एक एस्टिमेट बनाया जाता है। तो इस टाइप का अगर आपके क्लाइंट के यहाँ सिचुएशन हो गया है तो ऑडिटर को ओपिनियन कैसी देनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। द ऑडिटर मस्ट कंसिडर द डैश इन द ऑडिट इम्पोज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। तो ऑडिटर को जब भी जानकारी की कमी होती है ना, जिसके कारण वो वेरिफिकेशन नहीं कर पाता, कंपनी रिकॉर्ड नहीं दे पाती, ऑडिटर वेरिफिकेशन नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिमिटेशन ऑन स्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटेशन ऑन स्कोप। तो ये आंसर होगा दोस्तों इसका, कि क्लाइंट के अगर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकंस्ट्रक्टेड है, फुल प्रूफ नहीं है, तो डेटा की कमी के कारण हम लोग इसको लिमिटेशन ऑन स्कोप बोलेंगे और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पूरी तरह से ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग कमिटी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फॉर अ ट्रस्ट कैन बी वेरीफाइड थ्रू। यानी ट्रस्ट के केस में, ट्रस्ट के केस में जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं या जो मैनेजिंग कमिटी होती है, उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज कौन से डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, ये क्वेश्चन है। तो एक है एमओए एओए। एमओए एओए तो दोस्तों कंपनी में एप्लीकेबल होता है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। बायलॉज या ट्रस्ट डीड, ये वाला डॉक्यूमेंट ट्रस्ट के केस में पूरी कॉन्स्टिट्यूटिंग डॉक्यूमेंट होता है, इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पावर्स और ड्यूटीज लिखा होता है। सेवेंथ क्वेश्चन, in an educational institute, fees received can be verified by comparing counterfoil, counterfoil मतलब copy. In an educational institute, the fees received can be verified by comparing the copies of receipts given with entries in which book। तो सवाल है, जो रसीदें इशू की गई स्टूडेंट्स को, उस रसीदों को कौन सी बुक से मिलाओगे तो आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो भाइयों, रसीदें तो कैश के लिए दी जाती है, जब स्टूडेंट्स कैश में फीस देते हैं तब उसको रिसिप्ट इशू करते हैं, और जो कैश रिसीव होता है उसको कैश बुक में एंटर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर कैश बुक होगा। एट्थ क्वेश्चन, ये सिनेमा हॉल के ऊपर है। वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंटेड टिकट्स विच आर सीरियली नंबर्ड एंड बाउंड इनटू बुक्स इन अ सिनेमा हॉल इज व्हाट? इनकम वेरिफिकेशन, एक्सपेंस वेरिफिकेशन, इंटरनल कंट्रोल वेरिफिकेशन। यानी एक सिनेमा हॉल में जितनी टिकट्स हैं वो सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए, हेफेजेड नहीं होनी चाहिए।
और सारी टिकट्स को एक बुक में बाइंडिंग करा के रखना चाहिए। ये जो क्वालिटी हम चेक कर रहे हैं कि सिनेमा में ऐसा है कि नहीं है, ये एक इंटरनल कंट्रोल की वेरिफिकेशन है, क्योंकि ये एक रूल, एक प्रथा, एक सिस्टम सिनेमा को बना के रखना चाहिए, नहीं तो वहां पे फ्रॉड एरर हो सकते हैं। इसीलिए ये इंटरनल कंट्रोल वेरिफिकेशन कहलाएगा, कोई इनकम वेरिफिकेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ डेज कलेक्शन is deposited into bank on the following day is। हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब, हम जो ये चेक करते हैं कि बैंक, सिनेमा हॉल ने एक दिन का कलेक्शन बैंक में सेम डे या अगले दिन तक जमा कराया कि नहीं कराया, ये हमको कौन सी बुक को देख के पता चलेगा। तो भाइयों, अगर कैश कलेक्शन बैंक में जमा होगा तो कौन सी बुक्स में उसका इफेक्ट आएगा। एक बुक लिखा है डेबिट बुक, एक बुक लिखा है क्रेडिट बुक, ऐसी बुक होती नहीं है। ये सब चीजें जर्नल एंट्री है, कैश बुक में एंट्री होगी, क्योंकि कैश से निकल के पैसे बैंक में जाएंगे तो कॉलमनर एंट्री पास होगी, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका आंसर ये बी होगा। 10th क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स सब्सक्रिप्शन विथ counterfoil of receipts issued to members will be done in which entity, सिनेमा हॉल या फिर हॉस्पिटल या फिर क्लब या फिर होटल। क्वेश्चन का मतलब है मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मनी मिला, उसको हम मेंबर्स को इशू की गई रिसिप्ट से मिला रहे हैं। तो ऐसा वाला काम इन चार एंटिटी में से किस में होता है, यानी मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिलने वाला अफेयर कौन सी एंटिटी में होता है। सिनेमा हॉल में कोई मेंबर्स नहीं होते और कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता, हॉस्पिटल में भी ऐसा कुछ नहीं होता, होटल में भी ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, क्लब में होता है। क्लब में मेंबर्स होते हैं और क्लब में मेंबर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं। 11th क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स इशूड टू ऑल पेशेंट्स फ्रॉम whom amount was recoverable according to the rules and regulation of hospital is audit of what। क्वेश्चन का मतलब है, अगर हम हॉस्पिटल की ऑडिट करने के टाइम पर यह चेक कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स को बिल दिया गया है उसमें जो अमाउंट रिकवर किया गया है वो रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार ही रिकवर किया गया है कि नहीं, तो ऐसा करने से हम किस चीज की ऑडिट कर रहे हैं। क्या हम इनकम की ऑडिट कर रहे हैं, कि हम एक्सपेंस की कर रहे हैं, कि असेट की कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों, पेशेंट से जो पैसा मिलता है वो तो इनकम है ना, इसलिए इनकम वेरिफिकेशन होगा। 12th क्वेश्चन, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये ऑप्शंस नहीं है, रहने दीजिए इनको। 12th क्वेश्चन, ऑडिटर हैज टू क्रॉस वेरीफाई द पेमेंट रजिस्टर एंड डैश to see that only persons who are entitled to attend the conference have attended it। तो ये क्वेश्चन का मतलब है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है किससे कनेक्टेड मैं बता रहा हूं। अगर कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पैसे देकर कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, उसमें कोई धांधली तो नहीं हुई, उसकी ऑडिट है ये। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ऑडिटर हैज टू क्रॉस वेरीफाई द पेमेंट रजिस्टर विथ डैश टू सी दैट ओनली द पर्सन who are entitled to attend the conference have attended it। तो हम लोग पेमेंट रजिस्टर को कौन से वाले रजिस्टर से मिलाएंगे ताकि हमको पता चले कि जिन लोग ऑथराइज थे वही लोग अटेंड किए। तो हमको इसके लिए पेमेंट रजिस्टर को अटेंडेंस रजिस्टर से मिलाना चाहिए। रीजन, पेमेंट रजिस्टर ये बताएगा कि पेमेंट किसने किसने किया, और अटेंडेंट रजिस्टर ये बताएगा कि कौन कौन सच में प्रेजेंट था। आइडियली दोनों सेम होना चाहिए, जिन्होंने पेमेंट किया उन्हीं लोग को अटेंड होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं थी। 13th क्वेश्चन, इन ऑडिट ऑफ होटल्स रेस्टोरेंट बिल कैन बी क्रॉस वेरीफाइड बाय रेफरेंस टू। यानी होटल के केस में जो रेस्टोरेंट के बिल्स होते हैं, अगर हमको ये चेक करना है कि वो बिल सही तरीके से बनाए गए हैं कि नहीं, बिल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, तो कौन सा ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो बिल की करेक्टनेस को बता पाएगा, यानी बिल कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है, ये तो क्वेश्चन है। तो इसमें ना बेटा आंसर है डी, KOT। KOT का मतलब होता है किचन ऑर्डर टिकट, और ये आसान भाषा में जब हम रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करते हैं ना,
तो रेस्टोरेंट का कोई मैनेजर या कोई स्टाफ आपका ऑर्डर, आपने गौर किया होगा, किसी पेपर पे लिखता है, किसी डायरी पे लिखता है, और उस पेपर को किचन ऑर्डर टिकट बोलते हैं। उसी पेपर पे जो उसने आपका ऑर्डर लिखा होता है वही वो शेफ को जाके देता है, वही जाके वो बिल बनाने वाले को देता है। तो बिल जो बनते हैं वो हमारे ऑर्डर के बेसिस पे बनते हैं, ऑफकोर्स, जो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, और ऑर्डर जिस पे लिखा जाता है उसको किचन ऑर्डर टिकट बोला जाता है। 14th क्वेश्चन इसी से कवर्ड कि केओटी मतलब क्या होता है, तो किचन ऑर्डर टिकट होता है सर, फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट सीए प्रोवाइड्स व्हाट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब होता है कि हमने कोई ऑडिट नहीं की है, हमने कोई जांच नहीं की है, हमने सिर्फ डेटा को कलेक्ट किया है। जो डेटा हमको दिया गया था उसको समराइज करके एक जगह इकट्ठा करके दिया है। हम उस डेटा की सच्चाई पर, उस डेटा की इंटीग्रिटी पर, उस डेटा की ट्रू एंड फेयर व्यू पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हमको जो डेटा दिया गया हम उसको सिर्फ इकट्ठा करके दे दिए हैं, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। और कंपाइलेशन एंगेजमेंट में ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो कोई जिम्मेदारी नहीं होने का मतलब होता है नो अश्योरेंस। ए आंसर। 16th क्वेश्चन, द ऑडिटर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज अपॉइंटेड बाय। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी छोटी दुकानों में जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर सोल प्रोप्राइटर खुद अपॉइंट करता है, क्योंकि कोई लॉ के तहत तो ऑडिट मैंडेटरी है नहीं। 17th क्वेश्चन, every LLP would be required to file annual return with ROC within 60 days from the close of financial year। बिल्कुल सही लिखा है यहां तक, पर वो एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या होता है, तो मैं दोस्तों आपको याद करवाया हूं, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी होता है ना, उसका फॉर्म नंबर 8 होता है, और जो एनुअल रिटर्न होता है उसका फॉर्म नंबर 11 होता है। सो दीज आर द ऑडिट्स ऑफ, दिस आर द एमसीक्यूज ऑफ अदर ऑडिट्स। तो इस वीडियो में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये अदर सोसाइटीज की ऑडिट पढ़े, एमसीक्यूज पढ़े। 27 उनके थे, 17 इनके थे, 44 हो गए दोस्तों। थैंक यू।